मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम हैं अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। फराज अहमद साहब का ये अहमद फराज साहब का शेर है। इंसाफ की तराजू में तौला आया हुआ, यूसुफ से मेरे हुस्न का पल्ला गिरा हुआ, हैदर अली आतिश साहब ने कहा था। एक और है, आसा नहीं इंसाफ की जंजीर हिलाना, दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो, अख्तर बस्तवी का ये शेर है। और एक और शेर की दिक्कत, दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है, मिर्जा सलामत अली दबीर का ये शेर है। ये तीनों शेर मैंने क्यों कहे, इसके पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं। 1999 की बात है, 97 में मैंने लॉ पास किया और पास करने के बाद में सोचा कि वकालत की जाए। तो लखनऊ हाई कोर्ट में मैंने जो है प्रैक्टिस करने के लिए गया, तो पता चला उसी साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल किया था कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में अब रजिस्ट्रेशन होगा। तो फिर ट्रेनिंग के लिए करते रहे, तो फिर ट्रेनिंग करी 1 साल, और करने के बाद में 99 में एनरोल्ड एडवोकेट के तौर पर मैं जो है वहां पहुंचा। और जब मैंने अदालत में काम करना शुरू किया तो मेरे जो सीनियर थे वो इत्तेफाक से एक एक जस्टिस रहे थे, उनके बेटे थे और सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने मुझे एक केस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, सीजीएम की कोर्ट में भेजा और कहा कि चले जाओ, और ये आर्म्स एक्ट का मामला है, इसमें बेल के लिए एप्लीकेशन मूव करी है, इसको करो। तो मुंशी और मैं गया और वहां पे उनका मैं जब देखा वकालत करते वक्त, तो मैंने हुजूर और सरकार और उस अंदाज में जब बात करने का था, तो मुझे लगा यार ये बड़ा लंबा खेल नहीं है। ऐसे लोगों को हम हुजूर कह रहे हैं, न्याय के मंदिर में ऐसी चीजें कह रहे हैं कि हुजूर, सरकार, माई बाप, जाने क्या क्या चलता था। तो वो स्थिति थी, और स्थिति ये कि साहब हिज एक्सीलेंसी जिन्हें हम कह रहे हैं, तो आप ये समझिए माननीय न्यायालय कह रहे हैं, वहीं पर उन्हीं के नीचे बैठा उनका जो पेशकार था, वो तारीख लगाने या जो भी कुछ होता था सबके सामने ही वो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे, सीजीएम, और वो अपना पैसे लेता रह रहा था। ये नहीं कि कोई छिपा के ले रहा था, कोर्ट में, ओपन कोर्ट में। वो दौर नहीं होता था कि वीडियो बना लो और बना लो। आज भी वीडियो नहीं बनते, कोर्ट के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता नहीं। और वही स्थिति आज देखता हूं। आज जब मैंने देखा कि मोहम्मद जुबैर को जिस मामले में दिल्ली की अदालत ने, पटियाला हाउस की अदालत ने जमानत दे दी, वही दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो मजिस्ट्रेट और जजेस की अदालतें हैं, जो लोअर की अदालतें हैं, वो जमानत नहीं दे रही, खारिज कर रही। सेम मामले में सेम चीज, सेम ऑफेंस, सेम ट्वीट का मामला। आप समझिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट उसे सशर्त जमानत दे देता है, लेकिन निचली अदालतें उसको रिजेक्ट करती जा रही। क्यों करती जा रही? क्योंकि हुजूर और सरकार डिसाइड कर रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है। तो हुजूर ये डिसाइड कर रहे हैं सरकार का रुख देख करके, मुख्यमंत्री का रुख देख करके। हालांकि एक दौर ऐसा था कि इस तरह की स्थितियां नहीं होती थी, उस समय भी नहीं थी कि सरकार का मुंह देखा जाता। ये मैं 99 की बात बता रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अदालत अपने ढंग से चलती थी। हल्का फुल्का जो कहीं कोई प्रभाव पड़ता रहा हो तो पड़ता रहा हो, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जब वकालत कर रहा था। लेकिन आज क्या हो, आज सरकार के रुख के मुताबिक, हवा का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ जजेस चल रहे हैं, और ये हमें बार बार देखने को मिल रहा है। इसी पर हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिक्र करते वक्त क्यों हम आज इसको कर रहे हैं, इस पर हम आते हैं। कल सीजेआई ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने जो कहा वो अपने आप में एक लकीर है, बड़ी लकीर है। उन्होंने जो कहा, मैं उसी पे आता हूं, बिना विस्तृत विचार विमर्श और जांच के
पारित हो रहे हैं कानून और दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए कम हो रही है जगह। यह बात किसी और ने नहीं की है। देश की सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने शनिवार को कहा कि एक मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज को सही करता है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। तो आप समझिए ये बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी है, क्योंकि आज ये स्थिति है। राजस्थान विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर देश के कानून मंत्री, जो नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री हैं, वो किरण रिजिजू भी मौजूद थे। वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद थे। और वहां पर उन्होंने कहा कि एक समय में सरकार और विपक्ष के बीच बहुत अधिक सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए अब जगह कम हो रही है और हम विस्तृत विचार विमर्श के बिना कानून को पारित होते देख रहे हैं। ये स्थितियां क्यों हैं? क्योंकि संसद में अब कुछ पूछा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, कानून लाया जाता है और पास हो जाता है। कोई चर्चा नहीं, कोई वो नहीं। आपने देखा, चाहे अनुच्छेद 370 का मामला हो, चाहे कोई और भी कितने भी मामले हो, किसान बिल हो, दूसरे बिल हो, आप सब चीजों को देख सकते हैं। उन्होंने एक चीज कही जो जस्टिस रमन ने, वो कही कि मजबूत, जीवंत, सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह बात सरकार को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो सरकार के कामकाज को ठीक करता है। लेकिन क्या सरकार कामकाज ठीक करना चाहती है? आप कह रहे हैं ठीक करता है ना, उन्हें तो ठीक करना नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से चलाना है। उनका एक आदर्श दुनिया में यह सरकार और विपक्ष की सहकारी कार्य प्रणाली है, जो एक प्रगतिशील लोकतंत्र की ओर ले जाती है। आखिरकार प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी सभी हितधारकों का संयुक्त प्रयास है और इस बात को लेकर के उन्होंने जो कहा, उन्होंने एक चीज कही कि शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण केवल लोक प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि एक राजनेता का कर्तव्य भी है। उन्होंने एक और बात कही कि एक साल पहले स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने बहस की कि गुणवत्ता में गिरावट और कई बार विधायी निकायों में बहस की कमी पर विचार व्यक्त किए थे। उनका इस अवसर पर मुझे यह सुझाव देना है कि कानून बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक विधायक की कानूनी पृष्ठभूमि की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आवश्यक है कि विधायिका के सदस्यों को कानूनी पेशेवरों से गुणवत्तापूर्ण सहायता प्राप्त हो, ताकि वे वाद विवाद में सार्थक योगदान दे सके। तो आप समझिए, इन सारी चीजों को उन्होंने कहा और उन्होंने जब ये बातें कही तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और क्यों है, इसको भी आप समझिए। कारण यह है कि हम जिस तरीके से कानून की बात कर रहे हैं, हम जिस तरीके से दूसरी बात कर रहे हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो ये आ रही है कि किस तरीके से आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, किस तरीके से उसे तोड़ देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जमानत के बारे में कहा। उन्होंने कहा जमानत जो है, एक जो विचाराधीन कैदी है, उसको किस तरह मिलनी चाहिए और होना चाहिए, नहीं तो वो बेइंसाफी में किस तरीके से उसका शिकार होता है, ये समझिए। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने मिला 2017 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमले के मामले में पुलिस ने आनन फानन सारे आदिवासियों को जिसको पाया उससे पकड़ लिया और कह दिया हाँ हमने पकड़ लिया। केंद्रीय एजेंसियां और पुलिस ने मिलकर के, छत्तीसगढ़ की तो पुलिस थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या होता है, उन सबको जेल में डाल दिया गया कल अदालत से। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी, मतलब 99.9% आदिवासी निर्दोष पाए गए और उन्हें रिहा किया। लेकिन 2017 और 2022 यानी 5 साल उन्होंने किस बात का दंश झेला, किस बात की सजा झेली, जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था, जिस अपराध के वो दोषी ही नहीं थे, जिसमें उनकी कहीं संलिप्तता नहीं थी, जिसमें उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। मनमानी तरीके से आपने कर दिया कि जिसको आप चाहेंगे उठाएंगे, बंद कर देंगे। तो वही बात कि जिस तरीके की स्थिति है
उसमें वही कहेंगे, मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम हैं अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। सजा कैसे दोगे जब हम मुजरिम हैं ही नहीं। तो यही स्थिति है। और इसी स्थिति पर बात करता हूं कि इस समय तीस्ता सीतलवाड़ जेल में है। मिस्टर रमन्ना, आपको सोचना होगा क्यों है। श्री कुमार, आरबी श्री कुमार जो डीजीपी थे, क्यों है जेल में। संजीव भट्ट क्यों है जेल में। और मोहम्मद जुबैर क्यों है जेल में। क्यों जेल में है। मथुरा की जेल में है केरल के पत्रकार, क्यों जेल में है तमाम और दूसरे पत्रकार और दूसरे लोग, क्यों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मिड डे मील का जो है खुलासा करने वाले कि उसमें नमक वो दिया जा रहा है, चटाया जा रहा है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है सच को सामने लाने वालों को। क्योंकि आपको सच नहीं बर्दाश्त है। और न्यायपालिका क्या कर रही है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के पहले उसके समक्ष पेश किया जाता है। क्यों नहीं वो तुरंत बेल दे देती। क्यों नहीं वो करती है कि हां ठीक है, आप आ गए अदालत में, अब आप अपनी जमानत कराइए। क्योंकि आप इंसाफ नहीं करना चाहते। आप तो सरकार का मुंह देख रहे होते हैं, और जब सरकार का मुंह देख रहे होते हैं तो यही होता है। एक बहुत बड़ी चीज गुजरात दंगे के मामले में, जिसमें सोनिया गांधी को टारगेट किया जा रहा है परोक्ष रूप से, अहमद पटेल का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने पैसे दिए थे तीस्ता सीतलवाड़ को इस मामले को उठाने के लिए। हो सकता है, चलिए मैं तो पहले तो मानता हूं कि दिए थे नहीं दिए थे इसका कोई सबूत नहीं, और यदि हम मान भी लें कि उन्होंने दिए थे, तो यदि कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था तो उसके पैसे देने में उसमें बुराई क्या थी। क्योंकि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे, और इंसाफ की लड़ाई लड़ने में यदि कोई मदद दे तो वो बुरा कैसे हो सकता है। और उस समय की सरकार, उस समय के नेता, और उस घटना के लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार था। घटना क्या हुई नहीं, हुई थी। तो जब हुई थी, वहां पर जाकिया जाफरी के पति मारे गए थे, जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, मारे गए थे। उनके समेत तमाम सारे लोगों को मार दिया गया था, जलाकर मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था सरेआम। जाने कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, जाने कितनों के साथ क्या क्या हुआ। हजारों लोगों को हत्या कर दी गई, हजारों लोगों को मार डाला गया। और जब ये स्थिति होती है तो आप कहेंगे कि उसकी लड़ाई लड़ना गलत है। और आपने क्या किया, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जांच अधिकारी था, जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी में आरएसएस बैकग्राउंड से आता था, और वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया, वही आपकी जांच कर रहा था। और उसने जांच में वही किया जो आप चाहते थे, आरएसएस चाहती थी, भाजपा चाहती थी। नतीजा क्या हुआ, उसने उन सबूतों को पढ़ा ही नहीं, उसमें शामिल ही नहीं किया जो उसके सामने पेश किए गए, बाय एफिडेविट पेश किए गए। और जब उन्होंने क्लीन चिट दे दी और नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, तो वो कहीं राजदूत बना दिए गए, कहीं कुछ और पारितोषिक दे दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं, उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को केरल का राज्यपाल बना दिया गया जिसने क्लीन चिट दे दी। उन तमाम सारे जजेस को कैसे कैसे इनाम दिए गए हैं। जस्टिस गोगोई हमारे सामने है, तो ये सारे लोग हैं, कैसे आप इनाम देते हैं। और इसके जरिए आप ये बताते हैं कि हमारे हिसाब से चलोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं चलोगे तो जेल और परेशानियां झेलोगे। तो वही स्थिति है। और इसी को लेकर के देख लीजिए, खुद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उस समय मंत्री रहे जसवंत सिंह कहते हैं, और उन्होंने कहा था, जसवंत सिंह ने अपने इंटरव्यू में माना है कि अटल जी खुद, अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से थे, वो खुद गुजरात में मोदी सरकार और मोदी की साजिश के कारण दुखी थे। और उन्होंने गुजरात चुनाव से पहले सरकार ने एसआईटी के जरिए जो झूठ का किला इस समय गढ़ा है, उसको वो झुटला नहीं सकती। क्योंकि जो कहा जसवंत सिंह ने एक इंटरव्यू में, मैं उसका कुछ आपको वो दिखाता हूं कि जिस तरीके की उन्होंने बात कही थी वो ये है। तो आप ये समझिए कि जसवंत सिंह ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि ये किस तरीके की स्थितियां हैं। तो आप ये जान लीजिए, और जब ये स्थितियां हो तो आपके लिए चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए,
जब देश में कानून का शासन क्या बचा है, और यदि है तो कहां है? आप इसको देखिए। और जिस तरीके से किया जा रहा है, सब हो रहा है, उसके बाद लगता है क्या जुमले से ही सरकार चलेगी? क्या इसी तरीके से चलेगी? और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का दिमाग कभी स्थिर नहीं रहा है। गुजरात के सीएम रहते, उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पर तमाम गलतियां गिनाई थी और तमाम सारी चीजें कही थी, और जब वो खुद कुर्सी पे बैठे तो उन्होंने जो गलतियां शायद की होंगी या नहीं की होंगी, लेकिन इन्होंने गलतियां जरूर, और गलतियां नहीं जानबूझ के किया, जिसे अपराध कहा जाता है। गलतियां जानबूझ के नहीं की जाती। उन्होंने रेवड़ी बांटने वालों को दूर रहने की बात कल ही कही है, जबकि यूपी चुनाव के पहले जो रेवड़ियां बांटी गई वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने जीएसटी को सबसे भयानक कहकर और कहर बताकर जेब को लूटने वाला बताया था, और महंगाई बढ़ेगी और सारी बातें कही थी। आज जो है वो उसी जीएसटी को जस्टिफाई करते हैं, और जिन चीजों से कहते थे कि हाँ इनमें सब में टैक्स कम हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया, आज उन सब में टैक्स लाद दिया गया, और जिनमें नहीं था उनमें भी लाद दिया गया, इतना ज्यादा कर दिया गया। वही कारपोरेट को फायदा देने के लिए, क्योंकि कारपोरेट धंधा करता है किसका? हीरे का, और हीरे में 1.5% है, और खाने की चीजों में 5% से लेके 18% तक है, कहीं कहीं 28% भी है। तो आप समझ लीजिए। इसके अलावा बुरे दिनों में ईश्वर की शरण लेते हैं। 70 के दशक में एक युवा आक्रोश उसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने को मजबूर करता था, और 90 के दशक में प्रेम रोग और मोबाइल रोग से आज का युवा सिस्टम से हटकर उसी सिस्टम का दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करता है। यशवंत सिन्हा ने जो बात कही कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है, आज उन्होंने इसी लोकतंत्र की आवाज सुनने की अपील की है। तो आप समझ लीजिए ये सारी चीजें हैं। कल ही संसद शुरू हो रही है और विरोध में तमाम शब्दों को असंसदीय बता दिया गया है, और ऐसी स्थिति में तमाम सारे धरने, प्रदर्शन और सब चीजों पे रोक लगा दी गई है। तो कैसे बनेगी? जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, कैसे स्वतंत्र विचार विमर्श होगा? कैसे विरोध होगा? कैसे बात होगी? क्योंकि हर चीज पर तो पाबंदी लगा दी गई। तो पाबंदियों का दौर चल रहा है, इंसाफ का नहीं। और इंसाफ का चलता तो निश्चित रूप से भारत कहीं आगे होता। और इसको लेके सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट आज किया कि कल मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसका भाई सेना में लद्दाख में सेवारत है। उसके भाई ने बताया कि पीएलए एलएसी को पार करके निर्विघ्न रूप से भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना आ गई है और उसने कब्जा कर लिया है, और वो लगातार आगे बढ़ रही है, उसका जारी है। और फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं अभी भी कोई आया कि नहीं? क्या मोदी इसका परिणाम समझते हैं? तो आप समझिए, जब झूठ की राजनीति हो रही है, बेईमानी की राजनीति हो रही है, जब कुछ एजेंडे की राजनीति हो रही हो, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? उस स्थिति में क्या कहेंगे जब आप इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो इंसाफ पर आप बात करने को नहीं तैयार होते हैं। और स्थिति तो यह हो गई है कि आप हमारे देश में, दुनिया में शहीद आजम भगत सिंह को सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, लेकिन अभी हाल ही में संगरूर से जीते हैं सिमरनजीत सिंह मान, कट्टरपंथी सिख नेता हैं। और उन्होंने जीतने के बाद क्या कहा कि मान ने कहा कि जिनके आदर्श जो है कौन है, भिंडरा वाले हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकी हैं, और धर्मांधता, चाहे वो खालिस्तानी हो या इस्लामी या सावरकरवादी हिंदुत्व हो, वो सभी भगत सिंह और उनकी विचारधारा के स्वाभाविक विरोधी हैं। और यही कारण है शायद उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा भगत सिंह एक युवा अंग्रेज अधिकारी को मारा था, उन्होंने एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह की हत्या की थी, उन्होंने उस समय नेशनल असेंबली में बम फोड़ा था, वे आतंकवादी नहीं हुए तो और क्या थे? वो आतंकवादी थे। शहीद आजम भगत सिंह पर सिमरनजीत सिंह मान का यह बयान बेहद आपत्तिजनक है। ये सिमरनजीत सिंह मान वही हैं जिनके दादा ने, जब हमारे यहां जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जो जनरल डायर को सम्मानित किया था, और जनरल डायर ने भी उन्हें सम्मानित किया। तो आप समझिए उन्हें सम्मान किस बात का मिला था कि जनरल डायर ने जब ये सब घटना की तो उसे सम्मानित किया गया। कहां?
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा। और उसके बाद में उनको सम्मानित किया जनरल डायर ने कि आपने हमारा साथ दिया। तो आप समझिए, ऐसे लोग अब सत्ता में आते हैं, ऐसे लोग कानून बनाएंगे, ऐसे लोग जब कानून का शासन चलाएंगे तो क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो न्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी, न्याय प्रणाली बनानी पड़ेगी। और यदि आप ये नहीं बना सकते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि इसके लिए दोषी आम जनता है। गलत चयन के कारण ऐसे लोग पहुंचते हैं। यदि सिमरनजीत सिंह मान को आपने जिताया नहीं होता तो उनकी हिम्मत नहीं होती भगत सिंह के लिए एक भी शब्द कहने की। यदि आपने जिताया नहीं होता ऐसे लोगों को जो फांसीवादी हैं, जो सावरकरवादी हैं, जो तिरंगे झंडे को 50 साल तक जो है फहराते नहीं है अपने भवन पे, वो लोग आज तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो इस बात को आपको समझना। तो इस फांसीवाद से मुक्ति पानी है तो निश्चित रूप से इंसाफ का शासन स्थापित करना पड़ेगा, कानून का स्थापित करना पड़ेगा। और कानून सदैव पक्ष में होता है जब तक अपराधी कोई साबित ना हो जाए, क्योंकि यदि वो निर्दोष साबित हुआ तो वो आप वापस कैसे लौटेंगे। इसलिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है और त्वरित इंसाफ की जरूरत है। यदि ये नहीं होगा तो न न्यायपालिका का सम्मान रहेगा, न कार्यपालिका और विधायिका का। और मीडिया तो वैसे ही चारण करने लगा है। मीडिया की स्थिति जो है वो भाड़ की हो गई है। इससे ज्यादा और क्या कहूं। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं और हम सबको सोचना भी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।